और कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं कि वो आपसे एक्सपेंस तो मांगती नहीं है, आपने वापस आने का नाम लिया है, उन्होंने आपको एक ब्लैक रूम में बंद कर देना है। उसके बाद आपके साथ जो होना है, एम्बेसी जब वापस चली गई है, फिर उस लड़के को ना उन्होंने एक रूम में बंद करके उसको या तो मार दिया, उसको कत्ल कर दिया हुआ है, या 12-13 लाख रुपए आपसे लेगा, आपको इधर जानी नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, मैं हूँ अभी तक कंबोडिया के शहर फिनोम पेन में। मैं नॉर्मली शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ अपना ट्रैवल कंटेंट, जो भी बॉर्डर क्रॉसिंग्स होती हैं या जिस तरह से भी जो भी सारा लैंड हम क्रॉस करके आ रहे होते हैं। अभी जब मैं कंबोडिया पहुँचा था तो कंबोडिया के बारे में मैंने कुछ स्टोरी सुनी हुई हैं कि कुछ एजेंट्स पाकिस्तानी लड़कों को यूज़ करते हैं जॉब का झांसा दे के, और कंबोडिया लेके आते हैं, और यहाँ पर फिर आकर वो लोग फंस जाते हैं। और कुछ इस तरह की स्कैम्स के थ्रू और कुछ इस तरह के मसले मसाइल मैंने सुने थे कि, लेकिन एग्जैक्टली उसके बैक एंड पे क्या होता है ये मुझे नहीं पता था। सो मेरी यहाँ पर मुलाकात 2 पाकिस्तानियों से हुई कि जिन्होंने ये वाला सारा स्कैम ख़ुद से एक्सपीरियंस किया है। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि यार ये अपना एक्सपीरियंस ज़रा हमारे साथ शेयर करें, ताकि कुछ दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो जाए और दूसरे लोग इससे बच सकें। तो उन्होंने इस शर्त के ऊपर मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की हामी भरी है कि वो अपनी सिर्फ आवाज़ हमारे साथ शेयर करेंगे, अपनी तस्वीर शेयर नहीं करना चाहते। तो इट इज़ फ़ाइन, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हम बात करते हैं हमाद से। इस वक्त हमाद मेरे साथ हैं, वो आपको देख तो नहीं पाएगा लेकिन उसकी आवाज़ आप सुन पाएंगे। तो मैं हमाद से ज़रा कुछ चीज़ें पूछता हूँ कि ये कैसे यहाँ पर आए और फिर इनको कैसे पता चला, इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, वो कौन सी कंपनियाँ हैं जो कि लोगों को इस्तेमाल करती हैं अपने मकासद के लिए। तो हमाद कैसे हैं हम? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप बताएं कैसे हैं? बस शुक्र अल्लाह का, फ़र्स्ट क्लास, ठीक ठाक। अच्छा, तो आप आए पाकिस्तान से कंबोडिया जी जॉब के लिए? जी, एक्चुअली मैं ना कंबोडिया में आया था ई वीज़ा पे, मतलब टूर वीज़ा पे आया था। विजिट वीज़ा के हाँ, ऊपर आए थे, हाँ। ठीक है। मेरा बेसिकली यही था कि मैं इस कंट्री को ना एक्सप्लोर करूँ, इस कंट्री को ट्रैवल करने आया था, लेकिन ना इधर आके मेरे पास कोई एक्सपेंस नहीं था इतना। तो यहाँ पे ना मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिली। उसमें रेस्टोरेंट की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी, ठीक है। उसके बाद आप अकाउंटेंट ऑफिसर की, उसके बाद ये स्कैमिंग कंपनीज़ की। अकाउंटेंट ऑफिसर तो नहीं आप कह सकते, स्कैमिंग कंपनीज़ में मुझे ये जॉब अपॉर्चुनिटी। जब आप पाकिस्तान से आए थे तब आप बेसिकली सिर्फ आपके इल्म में उस वक्त नहीं था कि इस तरह की कंपनियों का कोई वजूद है यहाँ पे। आप दरअसल अपने किसी दोस्त के रेफरेंस से आए थे जिनका रेस्टोरेंट है यहाँ पे, तो आपके जहन में ये था कि आप उनके साथ उनके रेस्टोरेंट में काम शुरू करोगे, ऐसे ही? हाँ ऐसे ही है। मैं बिल्कुल यही इरादे पे आया था कि मैं किसी रेस्टोरेंट के ऊपर जाकर ना, तो वहाँ पे अपनी प्रोग्राम्स उनके साथ शेयर करूँगा, तो मुझे अच्छी सैलरी मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने जब मैं आया था उसके बाद मैंने 4 मंथ रेस्टोरेंट पे काम किया, ठीक है। तो उसके बाद ना मैं फेसबुक पे यहाँ पे ना 4 मंथ में मुझे इतना पता चल गया था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं, ठीक है। सही, ये बातें आपने सुनी लोगों से कि यार यहाँ पर कुछ कंपनियाँ हैं जो कि इस तरह से लड़कों को हायर करती हैं जो कि दूसरे ममालिक से आते हैं और फिर वो स्कैम करवाती हैं उनसे। और मैंने सुना भी था और कुछ तो मैंने अपनी आंखों से देखा भी है वहाँ पे, ठीक है, कि वो लोग आ रहे हैं अपने लगेज लेके, ठीक है। तो चाइनीज़ कंपनी में जा रहे हैं, वहाँ पे उनके साथ मिल के स्कैम कर रहे हैं, ठीक है। उनमें हमारे कुछ पाकिस्तानी भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, इंडियंस भी हैं, और भी अदर कंट्री के भी जो यहाँ पे आते हैं लोग, ठीक है, उनको भी टारगेट किया जाता है इस पर। तो आफ्टर 4 मंथ मैंने ना एक एडवर्टाइजमेंट देखी थी फेसबुक पे चाइनीज़ कंपनी की। तो उन्होंने ना ऊपर लिखा होता कि अकाउंटेंट ऑफिसर की ये जॉब है, ठीक है। उसके लिए आपको 30+ टाइपिंग स्पीड चाहिए, इंग्लिश चाहिए, ठीक है, और इस तरह की रिक्वायरमेंट्स थी। और उन्होंने बेसिक बताया था कि $800 आपकी सैलरी होगी। यानी एडवर्टीजमेंट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल जैसे जॉब की एडवर्टीजमेंट होती है, उससे आप ये देख के कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि असल में इसके बैकएंड पे कुछ और ही होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जब मैंने ये देख के तो मैं उस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया ना, मैं गया उस कंपनी में, तो उधर का माहौल भी कुछ ऐसा था कि मुझे वाकई ये रियलाइज़ हुआ कि ये एक जो एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक जो बताया गया ना, ये वही जॉब है। ठीक है, मुझे अच्छा। ये तो बिल्कुल फील ही नहीं हुआ कि स्कैमिंग कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो आफ्टर 2 to 3 days जब मैंने इस चीज़ को समझा कि ये रिसाइकिल इसका क्या है,
ठीक है। तो मुझे पता चला कि ये लोग स्कैम कर रहे हैं, ये मुख्तलिफ कंट्री से ना लोगों को हायर करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर एक्सपेंस करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब ये लोगों के साथ ना एग्रीमेंट करते हैं 6 मंथ का, 14 मंथ का, ठीक है। लेकिन जब ये अपनी कंट्री वापस जाना चाहते हैं ना लोग, आफ्टर एग्रीमेंट, ठीक है, ये लोग जाने नहीं देंगे आपको। अच्छा, ये इंसेंटिव किस तरह से देते हैं? अगर फ़र्ज़ करें कि कोई एक नया शख्स है कि जो कि पाकिस्तान में बैठा हुआ है या इंडिया में बैठा हुआ है या बांग्लादेश में बैठा हुआ है, तो ये किस तरह से उसको यहाँ पर लेके आते हैं अपने पास, या हायर किस तरह से करते हैं? दरमियान में कुछ और लोग होते हैं जिनके थ्रू ये काम होता है, एजेंट्स के थ्रू? क्योंकि अब अगर किसी कंपनी ने एडवर्टीज़मेंट दी है तो वो अपनी एडवर्टीज़मेंट कोई शख्स पाकिस्तान में बैठा हुआ है तो वो तो देख के नहीं आ सकता ना डायरेक्ट, ठीक है। आप तो यहाँ पर थे अवेलेबल, तो आपने खुद कांटेक्ट कर लिया। अब जो लड़का पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में बैठा हुआ है, वो कैसे आता है? या वो बेसिकली होता ही है कि जो पाकिस्तान में या बांग्लादेश या इंडिया में बैठे हुए हैं ना, तो अगर उनको उनके ममालिक में जॉब ना मिलती है तो ना किसी एजेंट के साथ रब्ता करते हैं और उनको बताते हैं कि हमें ऐसे ऐसे ना कंपनी की कोई अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, तो बताएं, हम बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद होता ये है कि एजेंट आपसे पैसे लेता है, ठीक है, 12-13 लाख रुपए आपसे लेगा, ठीक है। उसके बाद वो आपको यहाँ भेजेगा, ठीक है, कंबोडिया में या थाईलैंड में भी ये काम हो रहा है, लाओस में भी हो रहा है, इंडोनेशिया में भी हो रहा है, जितना भी एशिया ना इस काम में, मतलब वो जो पैसे एजेंट ले रहा है उस लड़के से, वो उसका अपने लिए ले रहा है वो, हाँ, वो ठीक अपने है। लिए, उसने सिंपली सिर्फ उसका एक विजिट वीज़ा लगवा के उसको देना है, बस, ठीक है, जो कि ई वीज़ा होता है। और ई वीज़ा अभी साउथ एशिया के जितने ममालिक हैं, मतलब मैं ये इन्फॉर्मेशन के लिए बताता जाऊँ कि ई वीज़ा जो है ना, इस वक्त साउथ एशिया के रफली सारे ममालिक ने कर दिया हुआ है। मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, किसी का भी ई वीज़ा आप ख़ुद से ऑनलाइन अप्लाई करके तो बड़ी आसानी से ले सकते हैं, और सबकी फ़ीस रफली 7 से 8 हज़ार पाकिस्तानी रुपए के दरमियान में है, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो उसके बाद जब आप एजेंट को पैसे देके यहाँ पे आते हैं ना, तो वो समझे कि जो आपने उसको बैकएंड पे दिया हुआ है वो तो आपका फिनिश, ठीक है, उसको तो आप भूल जाएं कि वो आपने 10-12 लाख रुपया दिया है तो वो आपके किसी काम का है, वो नहीं, वो उसने एजेंट ने खा लिया आपके पैसे, ठीक है। उसके बाद जब आप कंपनी में आते हैं ना, तो बेसिक जो एक्सपेंस होता है ना वो आप पे कंपनी ने किया होता है, ठीक है। आप कंपनी आपकी टिकट अरेंज करती है, वीज़ा अरेंज करती है, उसके बाद 6 मंथ का वर्क परमिट, 1 ईयर का वर्क परमिट, ठीक है, वर्क परमिट कार्ड, वो सारा कंपनी करके देती है आपको। जब आप कंपनी के साथ 2-3 मंथ गुजार लेते हैं, जब कंपनी को पता चल जाता है कि हाँ ये बंदा अब नहीं जाएगा मेरे पास से, यानी वो जो एजेंट ने पैसे लिए हैं दरअसल वो उसने टोटली वो सारे उसकी अपनी जेब वो में उसकी हैं। अपनी जेब। अब जो लड़के ने आना है, लड़के ने जो भी उसका खर्चा है, कुछ जाने का, टिकट वगैरह का, ये सारी चीज़ें वो कंपनी उसके ऊपर अप्लाई वो कर रही है, एक्सपेंस कर रही है उसके ऊपर उसी एजेंट के थ्रू। बिल्कुल ऐसा ही है। कंपनी भी जो एक्सपेंस कर रही है वो भी एक अलग था। उसके बाद जो कंपनी के अंदर एजेंट्स बैठे हुए हैं ना, जिनके थ्रू दूसरे एजेंट से रब्ता किया जाता है और लड़कों को हायर किया जाता है, उनकी फीसेज अलग है, ठीक है। वो $1,000 एंड $1,500, $2,000, ठीक है। मतलब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के हो, या आपकी टाइपिंग स्पीड है इतनी, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि $10,000 $10,000 भी आपके लेते हैं, मतलब आपको सेल किया जाता है, सिंपली दैट। ये कि आपको दो किस्म के एजेंट्स हैं, एक तो वो है जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, बिल्कुल, ठीक है, और दूसरा वो है जो कि इनका अपना इंटरनल कंपनी का इंटरनल को बंदा है जिसने यहाँ पे जिसने रिसीव करना है आके उस लड़के को, ऐसे ही है। और उस एजेंट ने फिर दोबारा कंपनी को वो लड़का सेल कर देना है, ऐसे ही है, ऐसा ही है। तो ये देखो, यानी कि एक एजेंट तो वो है जो कि आपका पाकिस्तान में बैठा हुआ है जिसने कुछ पैसे आपसे हड़प लिए हैं, और एक और है जो कि रिसीव करेगा आपको, वो भी डायरेक्ट कंपनी नहीं है, वो लड़के को रिसीव करके जाके कंपनी को एक तरह से सेल कर देता है $2,000 में, 3,000 में, 5 या 10 डिपेंडिंग अपॉन, जैसे वो हमारे ने बताया कि उसकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके बाद जब आप कंपनी में जाते हैं ना, तो मैं तो पहले तो आपको ये रेकमेंड करूँगा कि ये एक ना बहुत बड़ा स्कैम है, ठीक है। अगर आप यहाँ कंपनी में जाते हैं ना तो आपको इधर जानी नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, हमारे पहले ये बताएं कि ये एग्जैक्टली काम क्या करवाते हैं, यानी कि स्कैम जिसको हम कह रहे हैं वो करवाते क्या है उससे, जो भी लड़का गया है वहाँ पे। वो बेसिकली कुछ ऐसे होता है कि सोशल मीडिया से ना कुछ लोग ढूंढे जाते हैं, जैसे अदर कंट्रीज़ के, यूरोप साइड, इटली एंड यूके, यूएसए, कुछ इस तरह के लोग जिनकी इंग्लिश फ्लुएंट अच्छी हो,
ठीक है, उनको पिकअप किया जाता है सोशल मीडिया से, किसी भी प्लेटफॉर्म से, लाइक टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, मतलब जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स है उनको टारगेट करके, ठीक है, तो उनको ना कुछ लिंक सेंड किए जाते हैं कि ये एक जॉब टाइटल है, ठीक है, अगर आप ये हमारा ज्वाइन करते हैं तो हम इस पे आपको काम करने के ना इतने पैसे देंगे, ठीक है। और कुछ वेबसाइट तो ऐसी हैं कि वो उन्होंने ना अमेज़ॉन और शॉपिफाई और लाइक इस तरह के ना इंटरफेस मुकम्मल बनाए हुए हैं, ठीक है। तो वो जब बंदा देखते हैं ना तो वो यही लगता है उसको कि यार ये तो अमेज़ॉन के ना ये रील हो सकता है, ठीक है, यानी कि वो को प्रोडक्ट्स ही बेच रहा है, प्रोडक्ट्स ही बेच रहा है। वो बताते हैं कि ये प्रमोशन है, प्रमोशन करते हैं हम प्रोडक्ट्स की। तो वो मैं बता रहा हूँ कि कुछ वेबसाइट ऐसी हैं कि बंदा जब देखता है ना तो वो कहता है कि नहीं यार ये रियल है, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा ना तो मेरे पैसा नहीं डूबेगा, ठीक है। लेकिन वो फर्स्ट टाइम जब इन्वेस्टमेंट करता है उसको रिफंड दिया जाता है, ठीक है, वो उसका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है बंदे का, सही, ठीक है। ये कस्टमर के एंड यानी कि ये बहुत सारी इन्हीं कंपनियों ने क्या किया हुआ है कि वेबसाइटें इस तरह की बनाई हुई हैं, जैसे अमेज़ॉन है, शॉपिफाई है, इसी टाइप की, और जो कस्टमर बैठा हुआ है वो यही समझता है कि शायद यही है, और वो इन वेबसाइट्स के ऊपर जाके अपनी पर्सनल डिटेल्स भी दे देता है अपने बैंक की, और कुछ पैसे भी खर्च देता है वहाँ पे, ऐसे ही। ऐसे ही बिल्कुल। जब उसका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है ना 2-3 दफ़ा उसको रिफंड भी मिलते हैं उसके पैसे, ठीक है, तो उसका जाहिर सी बात है वो तो बोलेगा कि मैं तो वेला बैठा था घर, ठीक है, मुझे तो काम मिल गया, ये तो मेरे लिए अच्छी बात है ना। तो वो इसके ऊपर ना और इन्वेस्टमेंट करेगा, कुछ अपने दोस्त से लेगा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो फिर जब इसकी इन्वेस्टमेंट एक हद से ज़्यादा हो जाती है ना तो उसके साथ स्कैम होना स्टार्ट हो जाता है, फिर वो उसको पैसे उसको कभी रिफंड नहीं मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, और ये कस्टमर ने जो उसको कस्टमर को रिफंड मिल रहा था कहीं पे कुछ चीज़ें वो ले रहा था, तो अब जैसे वो ट्रस्ट बिल्ड हो गया, अब उसके बाद वो उसको वापस नहीं मिलेगा। और ये जो लड़के हैं जो आ रहे हैं ये बेसिकली इस तरह की वेबसाइट्स बनाते हैं, या इनसे ये काम करवाया जाता है? कुछ लड़कों के पास ना जिनके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग वगैरह का हुनर होता है ना, ठीक है, वो उनको यहाँ पे लाया जाता है, ठीक है, उनसे ये काम करवाया जाता है कि भाई जान हमें वेबसाइट बना के दें, ठीक है, इस तरह की वेबसाइट का डिज़ाइन हो, इसमें ये चीज़ ऐड करनी है, ठीक, मतलब उन्होंने अपना पूरा एक सेटअप बनाया होता है और वो चाइनीज़ ही उसको कंट्रोल करता है, सही, ठीक है। इसमें हमारा अमल दखल कोई नहीं होता है कि मतलब कोई पाकिस्तानी उसको चेंज आउट करेगा या उसके साथ कुछ छेड़खानी करेगा, कुछ भी नहीं, तो वो सारा चाइनीज़ के अंडर हो रहा है काम, ठीक है। तो इस तरह से मतलब बहुत ही बुरे तरीके के साथ लोगों को ना इस चीज़ का निशाना बनाया जाता है। इन्हीं के काम, यानी कि कहने का मकसद अगर मैं उसको थोड़ा सा समराइज़ कर दूं कि काम क्या कर रहे हैं लड़के आके, वो काम ये कर रहे हैं कि वो फेक वेबसाइटें बना रहे हैं, जाली वेबसाइटें बना रहे हैं, जो भी उनका बॉस, वो जो चाइनीज़ बॉस है, जो भी उनको कहता है जिस तरह की भी वो बनाने की कोशिश कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये साइकिल इस तरह चलता है कि पहले तो आप पाकिस्तानी किसी एजेंट के साथ रब्ता करते हैं, वो आपको बहुत सारा लालच देता है कि भाई जान $1000 सैलरी मिलेगी आपको, पाकिस्तानी 2-2.5 लाख रुपया बन जाती है, ठीक है। उसके बाद कंपनी आपको रिहाइश देगी, खाना देगी, ठीक है, और दूसरी बात एक्सपेंस कितना है यहाँ पे आने का, 10 लाख 8 लाख, ठीक है। तो 2 लाख 2.5 लाख के लिए जो बंदा वैसे ही कहता है ना कि मैं यूरोप जाऊँ और यूरोप में भी मुझे इतना मिल जाता है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि मुझे 10-12 लाख में ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं यहाँ क्यों ना जाऊँ, ठीक है, वो इस जान से मैं आके तो यहाँ आगे फंस जाते हैं। और ऐसी कंपनीज भी हैं यहाँ पे कि वो इनके साथ ज्यादती करती हैं, अगर वो बंदा काम नहीं ना करना चाहता, वो रिसेंटली यहाँ पे आया है, ठीक है, उनको शौक लगाए जाते हैं। मेरा ये अगला सवाल था वैसे कि मैं पूछने लगा था कि अब जो लड़का आ गया है, लेट से कि उसके पास ये आज़ादी है कि वो कहे कि यार मुझे ये काम पसंद नहीं है तो मैं ये छोड़ रहा हूँ या मैं वापस जा रहा हूँ। कुछ बंदों के पास ना ये चीज़ होती है कि अगर वो काम नहीं ना करना चाहता तो उसको ना एजेंट मनी पे करनी होती है, मतलब जो कंपनी ने आप पे एक्सपेंस किया है ना वो सारा वापस कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी ने यहाँ पे इन्वाइट किया तो उसने मेरे पे $3000 इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, तो वो मुझे पहले उसका वापस करना है, देन उसके बाद मैं वापस जा सकता हूँ। और कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं कि वो आपसे एक्सपेंस तो मांगती नहीं है, आपने वापस जाने का नाम लिया है, उन्होंने आपको एक ब्लैक रूम में बंद कर देना है, उसके बाद आपके साथ जो होना है वो तो मैंने भी नहीं देखा आज तक कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकूँ, ठीक है, लेकिन मैंने सुना है कि वो बहुत बुरा करते हैं आपके साथ, टॉर्चर किया जाता है लोगों को। और ये इसको ये कैसे वो इंश्योर करते हैं कि कोई शख्स आ गया है तो वो अपने पास इंश्योर कैसे करते हैं, रखना कैसे उसको, वो भाग भी तो सकता है। वो इस तरह होता है ना कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट रख लेते हैं, क्या करते हैं? हाँ,
वैसे होता है ना कि देखें हमारे पास जब हम किसी अनदर कंट्री में आते हैं ना, तो हमारे पास हमारी एक ही चीज़ होती है जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो होती है पासपोर्ट। सही। ठीक है, उसके बिना तो हम कहीं जा नहीं सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आते सारी वो आपसे तो सबसे पहले ना आपका पासपोर्ट कलेक्ट करेंगे, और सेकेंडली जिसकी इंग्लिश इतनी फास्ट नहीं है, जो मतलब बस ठीक है जी रट्टा वगैरह, ठीक है, उसको ना एक एग्रीमेंट दिया जाता है, वो बड़ी मुश्किल वर्डिंग में होती है इंग्लिश, ये अगर समझने वाला हो तो समझ जाता है। उसको दिया जाता है कि इस पे फटाफट साइन किया जाए, कर दो, ठीक है, ठीक है। और जिस दिन उसने साइन कर दिया उससे अगले दिन उसका 14 महीने का, 2 साल का, 6 माह का एग्रीमेंट स्टार्ट है। सही। ठीक है, अगर वो उससे भागता है तो उसके ऊपर लिखा होता है बाकायदा तौर पे कि आपको ये फीसिस पे करनी पड़ेगी, आपको ये रूम रेंट पे करना पड़ेगा, अकोमोडेशन पे करनी पड़ेगी, जो कंपनी ने आपके ऊपर एक्सपेंस किया है वो पे करना पड़ेगा। तो इस तरह का फिर वो जब बंदा सुनता है ये चीज़ें तो वो वैसे ही शॉक्ड हो जाता है कि मैं तो ऑलरेडी इतने पैसे लगा के आया हूँ, ठीक है, यहाँ पे आगे वो मुझसे जाने के भी पैसे मांग रहा है, 6 माह बाद मेरे साथ क्या होगा। तो ये चीज़ें तो ये चीज़ें हैं नहीं कि ये सारी कंपनियां इस तरह की नहीं हैं, लेकिन कुछ उनमें से कंपनियां इस तरह की हैं कि जो भी इस तरह से लड़का कोई एजेंट के थ्रू आया है और उसको एजेंट ने आगे एक तरह से सेल कर दिया है, तो वो क्या करते हैं कि जी उसका पासपोर्ट रख लेते हैं। पासपोर्ट रख लिया तो वो कहीं भाग नहीं सकता, कहीं ट्रैवल नहीं कर सकता, भाग भी जाएगा तो वो मुल्क तो नहीं छोड़ सकता। तो और इसके अलावा अगर वो कुछ थोड़ी सी ज़्यादा ज़िद करता है तो फिर उसको टॉर्चर भी किया जाता है, उसको मेंटल टॉर्चर करते हैं, फ़िज़िकल टॉर्चर करते हैं। तो ये तरीका है कि वो उस तरह से लोग फिर जो है ना वो फंस जाते हैं आके। अब अनटिल अनलेस के वो सारे के सारे, अच्छा जिसको अगर टॉर्चर किया जा रहा है, फ़र्ज़ करो वो पैसे किसी न किसी तरीके से घर वालों को कह के या किसी को कह के उनके पैसे सारे जो उस पर लगे थे वो पूरे उसको दे देता है, तो वो जा सकता है या उसमें भी फिर कुछ ये सख्ती करते हैं ज़्यादा? देखें कुछ टाइम तो ऐसे होता है ना कि अगर कोई चाइनीज़ आपको टॉर्चर कर रहा है ना, वो आपसे कुछ पैसों की डिमांड कर रहा है, तो मे भी पॉसिबिलिटी 70% पॉसिबिलिटी है कि वो पैसे लेने के बाद आपको जाने दें। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बताया कि कुछ कंपनियां बहुत ज़्यादा बुरी हैं, ठीक है, आपके साथ इतना बुरा भी ये करती हैं कि आप उनको डॉलर मांग रहे हैं, आप उन्हें दे देते हैं, ठीक है, उसके बाद आप फिर भी उनसे डिमांड करते हैं कि हमने जाना है, ठीक है, वो आपको नहीं जाने देती हैं, वो आपसे फिर और पैसों की डिमांड करेंगी। तो वो आपको फिर आपके पास लास्ट सोल्यूशन यही बचता है कि आप किसी पुलिस वगैरह को कॉल करें, ठीक है, या अगर आपकी इधर कोई एम्बेसी है आप उनसे कांटेक्ट करें, ठीक है, नहीं तो इनके कम्बोडिया के सफारत खाने पे जाएं, ठीक है, उनसे कांटेक्ट करें, मतलब किसी को भी इधर बताएं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है हमारी जान को। तो इंशाल्लाह मुझे मैंने सुना है कि काफ़ी लोग यहाँ पे ना इस तरह करके पाकिस्तान की एम्बेसी हमारी है ना कम्बोडिया में, इधर है, ठीक है, और वो इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स है उसके अंदर वो सपोर्ट को कोऑर्डिनेट करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है पाकिस्तान एम्बेसी। क्योंकि मैंने जिधर तक देखा है ना इनको, पाकिस्तान एम्बेसी को जितना मैंने समझा है, तो मेरे सामने जितने भी आज तक केसेस आए हैं उनमें मैंने ये नहीं सुना है कि पाकिस्तान एम्बेसी ने हमारा साथ नहीं दिया। अगर किसी लड़के के साथ ऐसा जुल्म ज़्यादती हो रही है इधर, ठीक है, तो वो अगर पाकिस्तान एम्बेसी में जा रहे हैं तो उनका पूरा ताउन किया जाता है उनके साथ, प्रॉपर उनके साथ टीम भेजी जाती है कि वो लड़के का पासपोर्ट भी लेके आए उस कंपनी से, उस लड़के को भी लेके आए, ठीक है। अच्छा। लेकिन एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि कुछ कंपनियाँ ना एम्बेसी भी अगर उधर आ जाती है ना तो फिर भी हालिया आती वापस जाती, मतलब कि एम्बेसी भी वहाँ पे कुछ नहीं कर सकती, उनकी मतलब सिक्योरिटी इतनी है, उन्होंने इतना पैसा दिया होता है ना कि वहाँ पे इतने ज़्यादा अपने आप को कानूनी तरीके से ऐसे सिक्योर किया हुआ है कि वो कुछ नहीं कर सकते उसको, ये भी इस तरह की। तो अच्छा एक चीज़ मैं करेक्ट कर दूँ यार, ये परसेप्शन मैंने भी बहुत सारे मुल्कों में सुनी है, जहाँ पे भी मैं जाके ना मैंने देखा है कि लोग ये बड़ी शिकायत करते हैं कि जी पाकिस्तान की एम्बेसी हमारी जो है ना वो बिल्कुल हमारे साथ सपोर्ट नहीं करती है, मैं या हमारी मदद नहीं करती। तो ये एक चीज़ मैंने सुन ली है यहाँ पे, यार देखो कि ऐसी बात नहीं है। ज़्यादातर एम्बेसियाँ हमारी जो है ना वो चंद एक अच्छे बुरे लोग सारी दुनिया में होते हैं, हर जगह के ऊपर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमारी एम्बेसियाँ हैं ना, अगर उनके पास कोई जेन्युइन मसला आता है, कोई जेन्युइन इशू आता है, तो भाई वो अपने पाकिस्तानी नेशनल्स की सपोर्ट करती हैं। तो सम टाइम तो मैं ऐसे भी केसेस देखे हैं कि किसी ने एम्बेसी को कॉल की है या मेल सेंड की है, उनको अपनी कंप्लेन दर्ज करवाई, एम्बेसी आई उनकी हेल्प करने के लिए, लेकिन जब देखा कि एम्बेसी से कुछ नहीं हुआ है, तो एम्बेसी जब वापस चली गई है, फिर उस लड़के को ना उन्होंने एक रूम में बंद करके उसको या तो मार दिया, उसको कत्ल कर दिया हुआ है। अच्छा, अगर जो बंदा आया है और अगर वो काम कर रहा है और करता जा रहा है जो वो कह रहे हैं जैसे, तो फिर वो नॉर्मल है, फिर वो उसके साथ वो चलते रहते हैं, फिर वो नॉर्मल है। एक्चुअली ना चाइनीज़ को इधर काम से मतलब है, ठीक है, आप जितनी देर उनके साथ काम करेंगे
उनको पैसा निकाल के देते रहेंगे, ठीक है, उनके साथ उनकी हर बात मानेंगे, आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। लेकिन जिस दिन आपने उनके लिए काम करना बंद कर दिया, वहाँ ठीक से है, फिर वहाँ से आपके जो है ना बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। सही, ठीक है। ये कंट्री इतना बुरा नहीं है जितना मैंने एक्सप्लोर किया है ना। इस कंट्री को 6 माह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इधर हो गया, तो ये कंट्री इतना बुरा नहीं है। अगर आप देखा जाए ना, चाइनीज़ कंपनी में ना जाया जाए, इधर ही कोई आम सी जॉब ढूंढी जाए, ये कंट्री बहुत अच्छा है फॉरेनर के लिए। यानी कंबोडियन जो लोग हैं, जो यहाँ के नेटिव लोग हैं, वो इटसेल्फ बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो चाइनीज़ लोग आए हैं इन्होंने आके जो है ना वो इस तरह के स्कैमिंग वाले काम शुरू किए हैं। तो ये उन लोगों के लिए भी, यानी कि अगर वो प्रॉब्लम सिर्फ उस वक्त ही शुरू होती है कि जब आप इनकार करते हैं वो वाले काम करने से, जो काम वो आपको करने के लिए कह रहे हैं, कि वो आपको फेक वेबसाइटें बनाने के लिए कह रहे हैं, फेक आईडी बनाने के लिए कह रहे हैं, या कोई नाजायज़ तरीके से पैसे कमाने के लिए कह रहे हैं, अगर आप करते रहते हैं उनके साथ काम तो फिर ठीक है, इट्स फाइन। अच्छा, अब ये बताएं कि एक लड़का जो वहाँ से आ रहा है और उसको ये चीज़ बताई गई है कि लो भी तुम्हारे लिए वहाँ पे ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये ऐसे होगा, वो कैसे अपने आप को बचा सकता है, या वो कैसे इंश्योर कर सकता है कि मुझे ये इस तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखिए, ये तो मैं तो ये कहूँगा कि ये उस लड़के पे डिपेंड करता है कि जो भी पर्सन आ रहा है, लड़का हो लड़की हो, ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा कि अगर तो उसको इस काम का पता भी है कि यहाँ पे स्कैमिंग ही हो रही है और ये सारा कुछ उसको आइडिया है, वो फिर भी इसके बावजूद भी यहाँ पे आके ये काम कर रहा है, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर वो उसकी परफॉर्मेंस नहीं देगा उसको, ठीक है, और उसके बावजूद नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि उसको ये कैसे पता चले कि ये असल में काम मुझसे, ये स्कैमिंग वाला काम करवाया जाना है, तो मैं इससे पहले बच जाऊँ। ये ना इसका कोई तरीका है? हाँ, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं। उसके बाद आप अगर गूगल पे सर्च करते हैं ना, ठीक है, तो वहाँ पे लिखा था कॉपी पेस्ट टाइपिंग की जॉब, ठीक है, इस तरह का लिखा था। एक छोटा सा ना मैं आपको इंटरफेस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब एडवर्टाइजमेंट आपको शो होगी ना, या आपको कोई एजेंट बताएगा, तो वो आपको लाजमी ये चीज़ क्लियर करेगा कि भाईजान आपकी टाइपिंग स्पीड इतनी होनी चाहिए और आपकी इंग्लिश इतनी, ये 2 चीज़ें ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद वो आपसे इंटरव्यू के लिए आपकी टाइपिंग स्पीड की वीडियो चाहेगा, ठीक है, उसके बाद आपकी इंग्लिश की वीडियो जाएगी। समझने के जिधर ये 2-3 चीज़ें आ रही हैं ना, उस काम में ना जाएँ आप, ठीक है, वो एक स्कैमिंग है। और जो एक लीगल तरीके के साथ आपका फेस टू फेस इंटरव्यू हो रहा है किसी बंदे के साथ, ठीक है, वो आपको बता रहा है कि ये काम ऐसे ऐसे, मतलब वो कुछ ज़्यादा आपसे डिमांड ही नहीं कर रहा, सिर्फ उसको अपने इंटरव्यू से मतलब है कि वो देखना चाह रहा है कि ये बंदा इस कैपेबिलिटी का है या नहीं। ये तो भी एक तरीका ये हो सकता है कि बजाय इसके कि आप सारी जो बातें हैं वो एजेंट से ही तय करें, आप जो भी तय करना है सारा कुछ वो कंपनी से डायरेक्ट आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू ले ले, और अगर आपका कंपनी डायरेक्ट आपसे एक ऑनलाइन इंटरव्यू ले रही है तो उसमें फिर आपसे वो सारे सवाल पूछेगी, तो आपको तो ये सबसे बड़ा तरीका है यार ये चेक करने का, और यही सारी दुनिया में राइज है भाई। आपने किसी भी कंट्री में जाना है, जॉब के लिए जाना है, बिज़नेस के लिए जाना है, जिस भी जगह पे आपने जॉब करनी है, अब वो आपके साथ एक आपका ऑनलाइन इंटरव्यू करते हैं और उसमें आपके सामने सारी चीज़ जो है ना वो सच झूठ सारा कुछ सामने आ जाता है। लेकिन इसका अगर कोई एक शख्स आपको एक ज़बानी कलामी बहुत सारी बातें बता रहा है, बहुत सारी चीज़ें कह रहा है कि जी आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, और उसके लिए आप जमा करा दें, तो ये तो साफ सी बात है यार, कोई छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है कि ये ज़ाहिर है कि कोई ना कोई फेक है। कोई भी शख्स एक फुली कोई भी दुनिया की नॉर्मल कंपनी बगैर गारंटी के, बगैर ये चेक किए कि आप किस काबिल हैं भी कि नहीं मेरे लिए काम कर सकते हैं, आपको कैसे रखेगी वो? जब तक आपका एक इंटरव्यू नहीं करेगी, जब तक आपको चेक नहीं करेगी। तो आप सबसे बड़ा इशू ये असल में इसमें प्रॉब्लम कंपनी से ज़्यादा मुझे लगता है कि यार लोगों की थोड़ी सी जहनी अप्रोच का है। अभी जब लास्ट टाइम मैं अफ्रीका में मौरितानिया में था, तो वहाँ पे भी मुझे बहुत सारे लोग मिले जो कि इसी तरह से एजेंट्स के थ्रू आए हुए थे, और वो मौरितानिया में आके फंस गए थे। जाना था उन्होंने वहाँ से आगे वो समुंदर पार करके तो वो स्पेन की तरफ। लेकिन मुझे ये इशू सिर्फ ये है कि यार दरअसल ये आपकी लालच है जो कि आपको फंसाती है आके किसी न किसी जगह। अदरवाइज़ सच और झूठ का पता करना शायद कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप लोगों की बातों में आने की बजाय जिस भी जगह जाना है, जिस भी किसी के साथ आपने कोई बिज़नेस या जॉब करनी है, आप डायरेक्ट उसके साथ रब्ते करें उसके साथ, और फिर लीगल तरीके से जहाँ मर्ज़ी जाएं, जितना मर्ज़ी पैसा कमाएं। आपने ना, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आपने जज ही करना ना कि ये काम क्या है, ठीक है, तो आप तो पहले ये देखो ना कि इधर ना बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मास्टर्स की भी डिग्री है, बैचलर भी है, ठीक है। तो पहले तो आप ये चीज़ क्लियर करो ना कि जब आप पाकिस्तान में कोई जॉब ढूंढते हो ना, ठीक है,
तो आपसे आपका इंटरव्यू किस तरह का होता है, ठीक है। मतलब इंटरव्यू के लिए ना एक वो भी साइकिल होता है, वो भी सेम ही होता है हर कंट्रीज में, मैंने जितना मुझे पता है। तो पहले तो आप ये देखो कि भाईजान वो आपसे मतलब क्या पूछ क्या रहा है, वो तुम्हारी टाइपिंग स्पीड पूछ रहा है, ठीक है। तो तुम्हें वो टाइपिंग स्पीड के लिए 2 लाख देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। या तुम्हारी इंग्लिश के लिए वो तुम्हें 2 लाख देगा, ठीक है। इंग्लिश तुम पाकिस्तान में भी बोलते हो, ठीक है, अपने घर में भी बोलते हो, क्या वो तुम्हें 2 लाख देते हैं इस चीज़ का, ठीक है। तो पहले ये चीज़ क्लियर करो कि भाईजान कि वो क्यों दे रहा है तुम्हें 2 लाख, किस बात का दे रहा है, ठीक है। सही, यानी ये सारी बारीक बातें हुई हैं कि जो आप किसी एक्सपीरियंस बंदा जो आपके इर्द गिर्द दोस्तों में रिश्तेदारों में कोई तो होगा ना यार कि जिससे आप ये सारी बातें पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एजेंट से पूछने की बजाय यार भाई अपने अपने रिश्तेदारों में दोस्तों में देख लो, जो ज़रा एक्सपीरियंस बंदा है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा है, उससे पूछ लो कि भाई मुझसे इंटरव्यू में ये बातें पूछी गई थी, तो ये डज इट मेक एनी सेंस, तो वो आपको बता देगा। तो बाकी ये सारी चीज़ें थी यार, ये मैं अपनी तमाम वीडियोस में ये सबको पहले भी मैं बताता रहा हूँ। मैं जब अफ्रीका में था मैंने तब भी ये बात कही थी कि यार इस तरह के कामों में मत पड़ो। आप अपने आप को तो जलील करते हैं, सो करते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो होता है आपके बाद आने वाले लोगों को। आपके पासपोर्ट को, पाकिस्तानी पासपोर्ट इस कदर बदनाम हो चुका है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम शायद बग़ैर सोचे समझे चल पड़ते हैं बहुत सारे काम करने को, सारे काम करने के, पैसे कमाने के, दुनिया घूमने के, दुनिया में कहीं जाने के लीगल तरीके मौजूद हैं। तो भाई वो लीगल तरीके अपनाओ और अपने पासपोर्ट की इज़्ज़त भी बढ़ेगी और हमारी इज़्ज़त भी बढ़ेगी। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया हमाद आपका। ठीक है, तो बाकी अब आज का दिन आखिरी है और यहाँ से अब हमारी होगी रवानगी कल को। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।